मेरा नाम अलका है और मैं आपके ही चैनल एपॉक्सी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें हम अध्याय 6 कवर कर चुके हैं और अध्याय 7 अब हमने स्टार्टिंग करी है, जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य। तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें नई जानकारी क्या मिलती है। वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इस चैप्टर में क्या है देखते हैं। पहले देखते हैं रोशन का आज बर्थडे है और उसके दादाजी ने उसे पैसे दिए हैं, एकदम कड़क नोट। तो जो रोशन है वह उस नोट को देखती है, उसे छू कर महसूस करती है और देखती है कि दाहिनी तरफ तो गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा है और दूसरी तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित हैं। तो वह सोचती है कि ये शेर यहाँ क्यों बने हुए हैं। हम भी देखते हैं कि नोटों पर शेर क्यों बने होते हैं। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये जो अशोक स्तंभ है, मतलब वो शेरों वाला जो स्तंभ शीर्ष है, वह कहाँ से लिया गया है? वह सारनाथ के एक विशाल स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक पहले हम अशोक के बारे में जानते हैं। जब हम अशोक के बारे में जानेंगे तभी हम इस चैप्टर को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि अशोक का जो साम्राज्य था वो कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट करा। ठीक है, तो हम पहले पिछले चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और उसी हिसाब से हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में बांटा गया था, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद ही अलग अलग धर्मों का और डेवलप हुआ और क्या कहते हैं, अलग अलग जो राज्य थे वे फिर साम्राज्य बनते गए। उसके बाद ही मतलब एक समाज में जो अपना सोसाइटी थी वह बहुत ऊंचे स्तर पर डेवलप होती गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहले साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था, तभी हम आगे समझ पाएंगे इसको सही से और अशोक के बारे में भी तभी जान पाएंगे। तो पहला वंश जो था वो था हर्यक वंश। ठीक है, वो कहाँ से मतलब, और इसका जो राजा था वह बिंबिसार था और यह कहाँ का था? मगध का था। ठीक है, मगध जो है वो बिहार में है और उसका पहला वंश जो है वह हर्यक वंश है और उसके जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। ठीक है, और उसके बाद दूसरा वंश आया शिशुनाग वंश, जिनके संस्थापक शिशुनाग वंश थे। ये मगध की ही बात हो रही है। और तीसरे जो थे वो नंद वंश थे, जिनके संस्थापक कौन थे? जिनके संस्थापक कौन थे? घनानंद नहीं थे, सॉरी, महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद थे। घनानंद तो लास्ट में। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। महापद्म नंद के बाद जो अंतिम नंद वंश के शासक थे वह थे घनानंद, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी। वो अंतिम शासक थे घनानंद। और घनानंद के टाइम पर ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और उसे ही को हराकर, सिकंदर को नहीं, घनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? मौर्य वंश की स्थापना करी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य महान, उसे तो सभी जानते हैं। अगर आप स्टार प्लस पर सीरियल आता था, अगर आपने देखा हो तो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत तो जानकारी आपको वहीं से होगी कि मतलब कैसे उसने घनानंद को हराया और उसकी हेल्प घनानंद को हराने में उनकी जो सहायता करी थी वह चाणक्य ने करी थी, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उन्हीं की सहायता से उन्होंने इतना बड़ा जो मौर्य वंश जो स्थापना करी थी, बहुत बड़ा साम्राज्य जो उन्होंने करा था, सब कुछ वो किसकी सहायता से करा था? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से करा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था। कौन? महान अशोक, जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो समझ में आया आपको? अशोक जो हैं, अशोक के जो दादाजी थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर यह अशोक चले। उन्होंने और ज़्यादा अपने साम्राज्य को और ज़्यादा डेवलप करा और अच्छी तरह से
उसको मतलब संभाला। ठीक है। अब हम देखते हैं, इस चैप्टर पर आते हैं। ये तो हमने पिछले चैप्टर के बारे में समझा, हम इस चैप्टर के बारे में आते हैं। अब आपको समझ में आया अशोक कौन है। तो अशोक के निर्देश पर ही इसके जैसे, मतलब ये जो सारनाथ में जो स्तंभ बने हुए उसी के जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। उत्कीर्ण मीन्स होता है किसी चीज़ पर उकेरना, मतलब एक तो लिखना होता है, कॉपी पर पेन से लिख लो, लेकिन एक होता है उत्कीर्ण करना, मतलब किसी चीज़ पर उकेरना। पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों पर क्या लिखा हुआ है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहते थे। बहुत ज़रूरी है कि मतलब पहले तो अपने राज्य हुआ करते थे वैदिक सभ्यता के टाइम पर, लेकिन फिर साम्राज्य हुए तो उनको साम्राज्य क्यों कहते थे, ये समझते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये मैंने अभी आपको बताया, लगभग 2300 साल पहले की थी। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इन्हीं का नाम है। इन्होंने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र, जिसमें इन्होंने अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से लिखा है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है। इनमें साम्राज्य की राजधानी, मतलब जैसे अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपने ये राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो इनको हम नगर समझ सकते हैं। और जो इसकी राजधानी है दिल्ली, जो अभी की बात कर रही हूँ मैं, दिल्ली, तो वैसे ही पहले भी यही थी कि मतलब अलग अलग बहुत बड़े बड़े नगर थे, लेकिन नगरों पर कंट्रोल करने के लिए और उन पर अपना मतलब शासन करने के लिए राजधानियाँ भी थीं। हमारी तो एक ही है दिल्ली, लेकिन उनका साम्राज्य इतना बड़ा था, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये सब भी अपने इंडिया में ही आता था सब कुछ। ठीक है। अभी तो बहुत मतलब अलग अलग देश बन गए, लेकिन ये अपने इधर ही आता था। ठीक है। तो इन सभी जगहों पर, मतलब दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, सभी जगह पर राज्य करने के लिए, अच्छी तरह से अपना साम्राज्य चलाने के लिए इन्होंने 3 राजधानियाँ बनाई, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। कितनी थी? 3, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे और वही राजधानी थी। तक्षशिला जो थी वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अभी हम समझेंगे कि कहाँ है तक्षशिला। ठीक है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। अभी हम इसको भी देखेंगे, सभी देखेंगे अभी नीचे। बताते हैं कि शायद नगरों में व्यापारी रहते थे, सरकारी अधिकारी रहते थे और शिल्पकार रहा करते थे। शिल्पकार जो चीज़ें बनाते हैं, वस्तु। और साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। जैसा कि आज है, आप गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, साउथ में कहीं जाइए, तो आपको एक जैसी लैंग्वेज नहीं मिलेगी, जैसे मणिपुर में और इधर आपके कश्मीर में। तो वैसे ही पहले भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। मतलब राजा एक था, लेकिन जो उसके नगर थे और नगर में लोग जो रहते थे वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे, जैसा कि आज भी है। यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे, मतलब अलग अलग पहनते थे, सबकी अलग अलग। जैसा इलाका वैसे ही उनकी भाषा, वैसे ही उनका रहन सहन, वैसे ही उनका खान पान। ठीक है। पहले देखते हैं कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया, अभी हम देखेंगे नीचे। और ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, मतलब जितने भी ये जो है वो उनके जो साम्राज्य है उनके भीतर थे। उन देशों का नाम बताओ। चलिए देखते हैं, अभी बताते हैं। उन देशों का नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? पहले आपको बता दूं मैं कि मैंने कल एक शॉर्ट्स डाला है, उसमें एक ट्रिक के जरिए इन सभी जगहों का नाम बताया है जहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हुए हैं। अगर आपने वो शॉर्ट्स नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ये लाल जो बिंदु हैं, इन ही जगहों से अशोक के स्तंभ मिले हैं। देखिए, मतलब इधर देखते हैं, इधर जो है आपके कंधार, लंपक, ये लाल आपके जितने भी बिंदु दिख रहे हैं ना, ये सारी जगह पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना है। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान है यहीं पर।
ठीक है, यहीं पर है। जैसे कि ये देखिए कंधार, लंपक, और ये आपका अफ़गानिस्तान है और ये आपका पाकिस्तान है। फ़िलहाल तो सॉरी ये अफ़गानिस्तान नहीं है, ये अफ़गानिस्तान नहीं है, अफ़गानिस्तान ये है और ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये जो इतने हिस्से में है ये पाकिस्तान है और ऊपर का जो एरिया है वह अफ़गानिस्तान का है। तो वही बता रहे हैं कि पहले ये सारे जो देश थे वह अपने साम्राज्य में ही आते थे, अपने इंडिया में ही, भारत में ही आते थे। तो यहीं पर अशोक के स्तंभ मिले हैं, मतलब पाकिस्तान में भी मिले हैं, अफ़गानिस्तान में भी मिले, कंधार, लंपक, ये लाल लाल जगह जितने भी पॉइंट वाले दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। अभिलेख भी बोल सकते हैं, शिलालेख भी बोल सकते हैं, प्राप्ति स्थल हैं ये सारे। और अभी हमने क्या देखा था, हाँ अभी हम देख रहे थे तक्षशिला। ठीक है, ये रही आपकी तक्षशिला। ये आने जाने का रास्ता था, इधर से बाहर के जो लोग थे यहीं से आते थे। और ये उज्जैन है, ये जो उज्जैन है ये रहा, और ये पाटलिपुत्र, ये तीनों जो थी वह राजधानियाँ थीं। ठीक है, अभी देखिए आपने नीचे तक साम्राज्य है उनका, अशोक का। अभी देखते हैं क्या है, चलिए हम देखते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होते हैं। मतलब पहले राज्य थे और फिर साम्राज्य हुए, तो वह कैसे भिन्न होते हैं, मतलब कैसे अलग होते हैं। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं जो, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी। सही बात है, जब वे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करेंगे तो सेना भी होगी, वो बड़ी होगी दूसरे सम्राटों से आक्रमण से बचने के लिए। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठे करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। कर मीन्स जो आजकल टैक्स लेती है सरकार, वही पहले भी लेती थी। वहीं से उन्हें मतलब मिलती होगी सारी सुविधाएं, नहीं तो वो कैसे अपनी सेना रख लेंगे, कैसे अपना मतलब सारा साम्राज्य चला लेंगे, कर से ही चलाते थे। साम्राज्य का प्रशासन कैसे है, चूँकि मौर्य साम्राज्य जो था वह बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र के आसपास, पाटलिपुत्र आज के डेट में पटना बोलते हैं उसे, तो वहाँ से के पास में जितना भी इलाका था वह सम्राट के सीधे नियंत्रण में था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा था वह किस किस से कर इकट्ठा करता था, किसानों से, पशुपालकों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से। तो उसके लिए वह अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था, अधिकारी उन्हें सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, मतलब वेतन देंगे तभी तो वो काम करेंगे अच्छी तरह से। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस भी लगे रहते थे। किस प्रकार करते, अधिकारियों पर, मतलब जैसे कि आजकल क्या है कि जो आजकल जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन पर कोई जासूसी करने वाला नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि ये लोग आराम से भ्रष्टाचार कर लेते हैं। लेकिन पहले जो राजा थे वो ऐसे नहीं थे। अगर उन्होंने किसी को अधिकारी बनाया है तो उसके ऊपर भी अपने जासूस रखेंगे ताकि वह अधिकारी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना करे, ये उनकी व्यवस्था थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले तब तक उस पर कार्रवाई ही नहीं होती आजकल। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। मतलब इसमें राज परिवार भी हेल्प करता था, उसके भाई बहन और जितने भी उनके वंश वाले लोग थे वो सभी। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और या प्रांत थे। प्रांत वही, मतलब आप जिला समझ सकते हैं, प्रांत वही सबसे मतलब निचला भी नहीं और वैसे भी नहीं। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। पाटलिपुत्र में ही राजा रहा करते थे और ये तक्षशिला है, उज्जैन है, यह अलग राजधानियाँ थीं। इन पर नियंत्रण करते थे पाटलिपुत्र से ही। ठीक है, और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं के प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र थे। केंद्र मतलब यही आपके क्या कहते हैं, राजधानी।
इसी को बोल रहे हैं ये। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण थे। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे भी वो कर वसूलते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, इसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। मतलब ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, एक बार और देखते हैं। चलिए क्या बता रहे हैं कि जो उत्तर पश्चिम है वह कंबल के लिए, वहाँ पर कंबल प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारत, ये नीचे के इंडिया की बात कर रहे हैं, सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। तो वह इनको नजराने के रूप में लेते थे। राजा के यहाँ पे नजराना मतलब अपनी मर्जी से दिया हुआ, ना कि उनसे ज़बरदस्ती लिया गया। ठीक है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, जो लास्ट में थे वह जंगल वाले इलाके आते थे। उसमें जो लोग रहते थे वह स्वतंत्र थे, वह राजा के अधीन नहीं होते थे। उनका मन करता था वो करते थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी, जो मतलब जंगल में लोग रहते थे उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु मीन्स शहद और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अभी हमने नजराना के बारे में बताया कि मतलब अपनी मर्जी से दिया गया, स्वेच्छा से दिया गया, उसे नजराना कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं राजधानी में सम्राट की। जो राजधानी में सम्राट जब निकलते थे तो उनकी व्यवस्था कैसी होती थी, उस बारे में समझते हैं। यहाँ देखते हैं कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अब आप मेगस्थनीज को समझिए कि जो मेगस्थनीज था उसने अपनी बुक लिखी है एक, उसमें चंद्रगुप्त के दरबार के बारे में बताया गया। अभी मेगस्थनीज था कौन? अब इसमें बता रहे कि एक यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर कौन? सिकंदर की ही बात कर रही है। सिकंदर का ही राजदूत था मेगस्थनीज, जो कि रह गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो उसने जो कुछ वहाँ देखा उसका विवरण उन्होंने लिखा है एक बुक में। तो वो लिखते हैं कि यहाँ हम उसके विवरण की एक अंश दे रहे हैं। चलिए। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। मतलब जो राजा था वह सोने की पालकी में आता था। पालकी मतलब चारों जो बीच में बैठता था पालकी में जो राजा था, और उसे लोग कंधे पर रखते थे पालकी को। ठीक है। उनके जो अंगरक्षक थे वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। मतलब हाथी भी सोने और चांदी से मतलब पूरी तरह से सजे हुए रहते थे। कुछ अंगरक्षक जो थे वो पेड़ों को लेकर चलते थे। वो इसलिए चलते थे कि कहीं से कोई आक्रमण ना कर दे आसपास, मतलब राजा के आसपास ये पेड़ों को लेकर चलते थे। ये सारी व्यवस्था किस लिए थी? ताकि कोई आकर उन पर आक्रमण ना कर दे कहीं दूर से। ठीक है। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। मतलब जो तोते थे वो भी प्रशिक्षित थे ताकि है उसे पकड़ लिया जाए। ठीक है। जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। सामान्यतः हथियारबंद महिलाएं भी होती थी। मतलब महिलाओं का भी अच्छा खासा उस टाइम पर रोल था। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर जो था वह उस खाने को चखता था। वह लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, अलग अलग कमरे रहते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। प्राचीर मतलब एक बहुत बड़ा किले से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। बुर्ज मीन्स बड़े बड़े खंबे टाइप, और द्वार तो जानते हैं दरवाजे, और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। मतलब पाटलिपुत्र भी अच्छा खासा है। और अब मैं इस चैप्टर को आधे मतलब 2 पार्ट में कवर करूँगी, और मतलब काफ़ी लंबा हो जाता है ना, इसको मैं दूसरे पार्ट में बाकी कवर करूँगी। ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ इस पार्ट फर्स्ट को एंड करते हैं, और कल हम इसके पार्ट 2 को समझेंगे। धन्यवाद।